नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे भगंदर, फिस्टूला, फिशर्स और पाइल्स के विषय में बात करूंगी। इनके लक्षण और इनके कारण बताऊंगी कि ये क्यों हो जाते हैं ये रोग। तो इन सब रोगों का कारण जो बहुत ही अहम कारण है वो कारण है हमारे रोज़ के जो हम भोजन करते हैं उस भोजन में ज़्यादा चटपटे मसालेदार भोजन करना, गरिष्ठ भोजन करना, चटपटी चीज़ों का अधिक सेवन करना, ये सारी चीज़ें हमारे लीवर को ख़राब करती हैं। और ये जितने भी रोग हैं ये सब लीवर के कारण ही होते हैं। जब लीवर का फंक्शन ख़राब हो जाता है, लीवर ठीक से काम नहीं करता तो खाया पिया ठीक से पचता नहीं है, और जब खाया पिया ठीक से पचता नहीं है तो यहीं से सारा सिस्टम गड़बड़ होता है और कब्ज़ की शिकायत रहने लगती है। जब कब्ज़ की शिकायत रहने लगती है तो ये सारे रोग उभर करके सामने आते हैं, क्योंकि कब्ज़ के कारण मोशन टाइट होने लगता है, और जब मोशन टाइट होने लगता है तो जब वो गुदा से पास होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और तब हमें ये सारी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। ये जितने भी रोगों के मैंने आपसे नाम लिए हैं, जितने भी रोग मैंने आपको बताए हैं, आजकल अधिकतर लोग इसमें से किसी ना किसी रोग से पीड़ित हैं। और ये रोग इस कदर परेशान करने वाला होता है क्योंकि जब मोशन पास होता है उस वक्त बहुत पेन होता है, और व्यक्ति खाना खाने से भी डरने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात रहती है कि अगर मैंने खाना खाया तो मुझे मोशन जाना पड़ेगा, और जब मैं मोशन जाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो शारीरिक कष्टों के साथ साथ वो मेंटली भी बहुत अधिक परेशान रहने लगता है। ये सभी रोग ठीक हो जाएं, इसके लिए मैं आपको एक आयुर्वेदिक नुस्खा, प्राकृतिक चिकित्सा और डाइट, इस तरह की बहुत सी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। तो पहले हम इन रोगों के लक्षण जान लेते हैं, जितने रोग मैंने आपको बताए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भगंदर के विषय में कि भगंदर रोग कैसे हो जाता है। भगंदर एक बहुत ही गंदा रोग है। ये एक गुदा का रोग है। जितने भी रोग मैंने अभी आपको बताए हैं, भगंदर, फिस्टूला, फिशर्स, पाइल्स, ये सारे ही रोग गुदा के रोग हैं। और भगंदर में गुदा के आसपास फोड़ा बन जाता है, और उस फोड़े के कई कई मुंह बन जाते हैं, और जब व्यक्ति उसको छेड़ लेता है, छूता है या नोच लेता है तो वहाँ घाव बन जाता है, और वो बढ़ने लगता है और धीरे धीरे भगंदर का रूप ले लेता है। भगंदर रोग में गुदा के बाहर और अंदर फोड़ा बन जाता है। जब वो फोड़ा फट जाता है तो गुदा के पास बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जितने भी मैंने आपको ये रोग बताए हैं उनमें से भगंदर सबसे ज़्यादा खराब रोग है, बहुत गंदा रोग है, क्योंकि इसमें व्यक्ति मल के पास होने से बहुत ही डरता है और टेंशन में रहता है। फिस्टूला रोग भी भगंदर से कहीं कम नहीं है, क्योंकि इसमें गुदा के अंदर वाले भाग में जो ग्रंथियां हैं वहाँ संक्रमण हो जाता है, और जब संक्रमण हो जाता है तो वहाँ फोड़ा बन जाता है, और फोड़ा बनने के बाद मवाद बन जाती है, और वो मवाद रिसने लगती है, और व्यक्ति इसको लेकर के भी बहुत परेशान होता है कि कब और कैसे ये रोग ख़त्म होगा। अब बात करते हैं फिशर्स के बारे में। तो फिशर्स भी गुदा का रोग है, और इसमें भी गुदा के चारों तरफ कटन हो जाती है, लंबी लंबी दरारें सी पड़ जाती हैं, और जब स्टूल पास होता है तो उस समय बहुत ही कष्ट होता है, क्योंकि स्टूल पास होने में बहुत ही चिरचिराहट और जलन फील होती है। अब बात करते हैं पाइल्स के विषय में। इसको बवासीर भी कहते हैं, और बवासीर पर मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाई हुई हैं। बवासीर 2 तरह की होती है, एक खूनी बवासीर और एक बादी बवासीर। तो कभी कभी ये मिश्रित रूप में भी देखी जाती हैं। एक ही व्यक्ति में दोनों तरह की बवासीर होती हैं, ब्लड भी पास होता है और अंदर स्वेलिंग भी रहती है। ये जितने भी रोग हैं इन्हें असाध्य रोग कहा जाता है, क्योंकि ये जल्दी से ठीक नहीं होते। आज मैं आपको इन्हें ठीक करने के लिए एक आयुर्वेदिक नुस्खा बता रही हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैंने पिछले दिनों जो वीडियो बनाई थी बवासीर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि जिमीकंद इसमें बहुत लाभ करता है। जिमीकंद को हमें बवासीर में खाना चाहिए, लेकिन हमें उसे सादे तरीके से बना करके खाना चाहिए। तो आज मैं जिमीकंद का एक आपको नुस्खा बनाकर बता रही हूँ, तो उसको देखते हैं वो नुस्खा कैसे बनाना है।
तो आप एक अच्छा सा जिमीकंद खरीद के ले आएँ और उस जिमीकंद को ऊपर से छील के बिल्कुल साफ़ सुथरा करके और उसके बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े कर लें, या फिर उसको घिस लें और उसको धूप में सूखने के लिए डाल दें। जब वो पूरा धूप में अच्छी तरह से सूख जाए, यानी पीसने लायक हो जाए, और अगर वो धूप में अच्छी तरह से नहीं सूख पा रहा है, किसी वजह से धूप कम है, तो आप उसे ओवन में भी सुखा सकते हैं। तो आप 1 किलो जिमीकंद को अच्छी तरह से सुखाकर तैयार कर लें। और उसके अलावा फिर हमें सौंठ लेनी है और चित्रक लेना है। तो चित्रक भी एक जड़ी बूटी होती है जिसको पेट के लिए ही यूज़ किया जाता है। पेट की जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। चित्रक के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से लाभ करते हैं। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें 10 ग्राम सौंठ चाहिए। तो सौंठ का आप पिसा हुआ पाउडर ले लें, बाज़ार से मिल जाता है। और 40 ग्राम चित्रक चाहिए। जो चित्रक जड़ी बूटी जिसकी मैंने अभी बात करी है, वो बाज़ार से इसका भी पाउडर मिल जाता है, तो वो चित्रक का पाउडर ले आएँ। और जो जिमीकंद काट करके सुखाया है, तो वो सूखा हुआ जो जिमीकंद है वो 80 ग्राम ले लें। तो इन तीनों को पीस करके हमें पाउडर बनाना है। तो जिसका पाउडर आपको मार्केट से मिल जाता है वो ठीक है, और जिसका नहीं मिलता उसको आप घर में मिक्सी जार में पीस करके पाउडर बना सकती हैं। जब इन तीनों का हम पाउडर तैयार कर लें तो हमें कढ़ाई में देसी घी डालना है। तो गाय का अगर आपको शुद्ध घी मिल जाता है तो अच्छी बात है, तो गाय का शुद्ध घी ले लें और उसमें इतना घी डालें कि उसमें आराम से भून सके। जैसे हम हलवा बनाने के लिए आटा या सूजी या बेसन भूनते हैं, इस तरह से हमें इसको इतना ही घी लेना है, उसको भूनना है। तो जब ये थोड़ा ब्राउन सा हो जाए, बादामी सा कलर हो जाए, तो तब आप गैस बंद कर दें और कढ़ाई को नीचे उतार लें और इसमें से जो मटेरियल है उसे निकाल करके भी किसी प्लेट पर फैला लें, क्योंकि अगर कढ़ाई में पड़ा रहेगा तो वो और ज़्यादा गरम कढ़ाई की वजह से ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाए तो तब आप इसकी छोटी छोटी सी, जैसे बहुत छोटी सफ़ेद चना होता है, इस टाइप की छोटी छोटी सी गोलियां बना लें। और जब ये गोलियां तैयार हो जाएं तो आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको भर के रख लें। और इसे हमें दिन में 3 बार खानी है, 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को। तो सुबह जो हमें गोली खानी है वो बिल्कुल खाली पेट खानी है। तो 2 गोली हल्के गुनगुने पानी के साथ आप सुबह खा लें। उसके बाद जब दोपहर का खाना खाएं उसके 1 घंटे बाद फिर से वो 2 गोली खानी है। और इसी तरह से रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद फिर से दोबारा 2 गोली खानी है। इस तरह से हमें दिन में 6 गोलियां खानी हैं। और जो दूसरा इलाज बताने जा रही हूँ वो प्राकृतिक इलाज है, क्योंकि हमें अपने लीवर को दुरुस्त करना है। जब हमारा लीवर का सिस्टम ख़राब हो जाता है, उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। उसका कारण मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम चटपटा मसालेदार भोजन करते हैं तो हमारा लीवर उसको बहुत दिनों तक लगातार नहीं पचा सकता, उसमें दिक्कतें आने लगती हैं। तो लीवर को फिर से दुरुस्त करने के लिए, उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए हमें उस पर गर्म ठंडी सिकाई करनी है। मैं और भी वीडियो में दिखाती आई हूँ और इसमें भी आपको दिखाऊंगी कि गर्म ठंडी सिकाई कैसे करते हैं। तो देखते हैं ये सिकाई कैसे करेंगे। लीवर की सिकाई करने के लिए हमें इस बोतल में गर्म पानी भरना है। तो ये गर्म पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप इसको बर्दाश्त कर सकें, ये बिल्कुल उबला हुआ ना हो। इस बोतल में करीब 1 लीटर पानी आराम से आ जाता है। जब आप इसका ढक्कन लगाएं तो उससे पहले पानी को इसके मुंह तक ले आएं, ताकि इसके अंदर जो एयर होती है वो बाहर निकल जाए, जिससे ये बोतल फूली फूली सी नहीं रहेगी। और ये इस तरह से फ्लैट हो जाएगी। तो हमें 3 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडी सिकाई करनी है। और हमें इस बोतल को, जो हमारा लीवर है, उस साइड पर रखनी है, ज़्यादा इस साइड पर आए, ये ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। तो हमें 3 मिनट के लिए गर्म रखना है और 1 मिनट के लिए ठंडा करना है। तो अभी ये गर्म सिकाई शुरू कर दी है। जब 3 मिनट पूरे हो जाए तब हमें ये बोतल हटानी है। और जब हम बोतल रखें और पानी इसमें तेज़ गर्म हो बाई चांस, और आपको तेज़ गर्म लग रहा हो, तो इसके नीचे हमें एक छोटा सा टॉवल रख लेना चाहिए। तो जैसे तेज़ गर्म लग रहा है तो ये टॉवल रख लेंगे और इस तरह से रखना है इसको कि ज़्यादा से ज़्यादा लीवर की साइड पर रहे।
अब 3 मिनट पूरे हो गए हैं, इसको हम हटा देंगे। अब हमें इसकी ठंडी सिकाई करनी है। ठंडी सिकाई के लिए हम ठंडे पानी में टॉवल भिगोएंगे और आप इसको इतना चौड़ा बना लें जैसे बॉटल होती है उस साइज़ का। अगर आपका टॉवल बड़ा है तो इस तरह का बना लें। और इसके लिए हमें टॉवल को बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, हल्के हाथ से निचोड़ना है। अब 1 मिनट के लिए हमें इसको रखना है। जब आधा मिनट पूरा हो जाए तो हम इसको पलट देंगे, क्योंकि उस साइड से गर्म हो जाता है। और जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो इस टॉवल को हटा देंगे और फिर से हम गरम सिकाई करेंगे। तीन मिनट के लिए हमें गरम सिकाई करनी है। 3 मिनट पूरे हो चुके हैं, ये दूसरा राउंड है। और हम अपनी बॉटल को हटा देंगे और फिर ठंडे टॉवल को भिगो करके रखेंगे। आधा मिनट पूरा हो गया है, इसको पलट देंगे। इसको थोड़ा सा हाथ से इस तरह से प्रेस कर देंगे जिससे ये स्किन से टच हो जाए। 1 मिनट पूरा हो गया, इसको हटा देंगे। ये 2 राउंड हमारे पूरे हो चुके हैं। अब ये तीसरा राउंड शुरू करने के लिए हमने फिर से बॉटल रखी है। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं, 3 मिनट गरम और 1 मिनट ठंडा। जब हम ये गरम सिकाई करें तो हमारा पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। अगर नाश्ता कर लिया है तो 1 से 1.5 घंटे बाद करें, और अगर खाना खा लिया है तो 3 घंटे बाद करें। और अगर गर्मी का मौसम है तो हमें ठंडा पानी लेना है, फ्रिज की बोतल का पानी भी चलेगा, घड़े जैसा ठंडा लेना चाहिए। और अगर सर्दी का मौसम है तो फ्रेश वाटर लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेश वाटर भी काफ़ी ठंडा होता है। इस सिकाई को हमें सुबह और शाम दोनों टाइम करना चाहिए। और अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो तो हम इसे 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि हमने लीवर के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई कैसे की है। तो जब लीवर के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई करते हैं तो हमारे जो लीवर की कोशिकाएं हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो सब खुल जाती हैं। जो उसके सेल्स हैं वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं और लीवर की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है और हमारा पेट ठीक रहने लगता है। जो कुछ हम खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होने लगता है। इसलिए नुस्खे का प्रयोग करते हुए आप अगर लीवर पर सिकाई करेंगे तो उससे और भी जल्दी आप ठीक होने लगेंगे। जब भगंदर, फिस्टूला, फिशर्स और पाइल्स जैसी दिक्कत होती है तो उस वक्त गुदा मार्ग में इतनी प्रॉब्लम होती है कि बैठने में भी दिक्कत होती है। तो जब आयुर्वेदिक आप नुस्खा आजमाएंगे और लीवर पर सिकाई करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलने लगेगा। और जब उससे आराम मिलने लगेगा, गुदा की सूजन या गुदा की परेशानी कम हो जाएगी, तो उसके बाद आप कुछ योगासन, प्राणायाम कर सकते हैं। तो कुछ प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी जो आपको रोज़ाना करने चाहिए। जैसे रोज़ाना अगर आप 15-20 मिनट का भी समय निकाल लेंगे तो आपके लिए वो भी काफ़ी रहेगा। तो इसके लिए हमें रोज़ाना 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करना चाहिए, क्योंकि जब अनुलोम विलोम करते हैं तो उससे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उससे हमारे ब्लड की शुद्धि होती है और बीमारियां दूर होने लगती हैं। इसी तरह से 10 मिनट के लिए फिर आप कपालभाति करें। कपालभाति करने से हमारे पेट की जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चलने लगती हैं, आंतों की क्षमता बढ़ जाती है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कम होने लगती है। इसके अलावा भोजन के पश्चात 10 मिनट के लिए वज्रासन में ज़रूर बैठें, क्योंकि यही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। और वज्रासन में बैठने से हमारा भोजन बहुत आराम से और जल्दी से पचने लगता है। अब हमें अपने भोजन पर भी ध्यान देना है कि भोजन कैसा करना चाहिए। तो जब हम भोजन करें तो उसमें मिर्च मसालों का प्रयोग तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर मिर्च मसालों का प्रयोग किया तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जब मोशन पास होगा तो वो बहुत ही जलन क्रिएट करेगा। तो हमें अपने भोजन में बिल्कुल सादी सब्जियां बना करके खानी है, और जो दाल खानी है वो भी पतली दाल बना करके खानी है, और वो भी छिलके वाली दाल हो जिसमें फाइबर साथ में हो। तो जब छिलके वाली दाल होती है तो वो आराम से डाइजेस्ट हो जाती है। और इसके अलावा जो हम रोटी खाएं, तो रोटी बनाने के लिए भी हमें अपने आटे को चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें गेहूं का आटा ना खाएं,
तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी जगह अगर हम मिक्स आटा खाते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट हमारी आंतों पर पड़ता है, पेट पर पड़ता है, और हमारा पेट साफ़ होने लगता है, और इससे हमें पूरे विटामिन और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो इसके लिए हमें देसी चना लेना है, और सोयाबीन और मक्का, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर इसका आटा पिसवा लें, और इसमें 50 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम तिल भूनकर और पीसकर मिला लें। अजवाइन और तिल इसलिए मिलाए जाते हैं क्योंकि अजवाइन गैस बनने के लिए रोकता है, और जो तिल है उसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। तो हमें इस आटे की रोटी बना करके खानी है, और कोशिश करें कि ये आटा आप बहुत ज़्यादा बारीक ना पिसवाएं, थोड़ा हल्का मोटा पिसवाएं, जैसे हल्का दरदरा आटा होता है उस तरह का पिसवाएं, क्योंकि वो आटा हजम होने में सहायक होता है। अब भोजन के साथ हमें एक और बात का विशेष ध्यान रखना है, जो मैं और भी वीडियो में बताती आई हूँ, कि भोजन के साथ हमें एक बड़ा गिलास हल्का गर्म पानी लेकर के बैठना है। जब हम भोजन करें तो बीच बीच में एक एक घूंट हल्का गर्म पानी पीते रहें। जब हम हल्का गर्म पानी एक एक घूंट करके भोजन के बीच में पीते हैं तो उससे हमारा भोजन थोड़ा पतला हो जाता है, उसके डाइजेस्ट होने में आसानी होती है, और कब्ज की शिकायत नहीं होती। ये भी एक नुस्खा है, आप इसे ज़रूर आजमाएं। जब आप इसको आजमाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये हमने पहले क्यों नहीं किया था। इसके बहुत लाभ मिलते हैं। तो आज जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि आज बहुत लोग इन रोगों से परेशान हैं और शर्म की वजह से वो किसी को इनसे शेयर भी नहीं करते। तो वो इस वीडियो को देख करके इसका लाभ उठा सकें। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।